हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं टॉपिक ऑफ सेट्स। इजी टॉपिक है, काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ नोटेशंस हैं, उनका ध्यान रखना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है एंड प्रेटी मच आसान ही लगेगा चैप्टर ये वाला। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सबसे पहले देख लेते हैं कि किन चीज़ों को सेट बोला भी जा सकता है या किन चीज़ों को सेट नहीं बोला जा सकता, ये कैसे कैटेगराइज करें। तो डेफिनेशन वाइज दे रखा है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो कोई भी कर सकता है। मान लो कि जैसे एक पर्सन है, उसने कुछ बुक्स ली और फिर कुछ और बुक्स ले ली तो कलेक्शन बना ली। अब वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा हमें? मेन सारी प्रॉब्लम ये है कि ये इस वर्ड को हम कैसे जस्टिफाई करें। ठीक है, कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये कैसे फॉर श्योर मेक श्योर होगा। तो उसके लिए सिंपल सा आइडिया ये है कि किसी भी चीज़ को वेल डिफाइंड होने के लिए ओपिनियन मैटर नहीं करना चाहिए। चाहे मैं उस चीज़ का आंसर करूं, चाहे तुम उस चीज़ का आंसर करो, चाहे कोई थर्ड पर्सन उसका आंसर करे, मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि 10 से छोटे नंबर कितने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो तुम कहोगे 1 से लेके 9 तक। अब चाहे मैं इसका आंसर करूं, चाहे तुम करो, चाहे कोई थर्ड पर्सन करे, सेम ही आंसर होने वाला है। तो मैटर नहीं कर रहा कि कौन आंसर दे रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो हम कलेक्शन, उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलेंगे, और अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट है। ठीक है, मतलब सिंपल सा आइडिया क्या है किसी भी क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कि वो सेट है या नहीं है, कि ओपिनियन मैटर नहीं करना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके बेस पे। जैसे स्टार्टिंग दे रखी है, तुम्हें बताना है कि कौन से सेट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हो गए तुम्हारे? जनवरी, फिर फरवरी मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस यही है तुम्हारे, जनवरी जून जुलाई, ये सब हो गया। अब ये मैं आंसर करूं या तुम आंसर करो या कोई थर्ड पर्सन करे, आंसर तो तीनों का सेम आने वाला है। तो यानी कि वो फिर वेल डिफाइंड है, यानी कि वो सेट है। तो ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा, तो पहला वाला सेट है। सेकेंड वाला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है, ये मोस्ट टैलेंटेड। अब मोस्ट टैलेंटेड ना थोड़ा सा सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट हो गई, कि ये तो मैटर करता है ना इस बात पे कि कौन इसका आंसर कर रहा है। हो सकता है मेरे लिए कोई और टैलेंटेड राइटर्स हो 10, हो सकता है तुम्हारे लिए उन 10 में मेरे वाले 10 हो ही ना, या एक हो या दो हो सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ओपिनियन मैटर कर रहा है, और अगर ओपिनियन मैटर कर रहा है तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुई, ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो जाएंगी, तो ये एक सेट नहीं है। फिर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन बेस्ट हो सकता है मेरे लिए विराट है, तो हो सकता है किसी के लिए कोई और है। ठीक है, 11 बेस्ट क्रिकेटर्स के अंदर हो सकता है कोई हो कोई ना हो। तो अगेन ये सब्जेक्ट टू ओपिनियन है, तो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट भी नहीं है। फिर कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर तुम किसी क्लास में हो तो वहां पे जो बॉयज हैं वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहे। अब टीचर आके देखेगा कि कौन कौन बॉयज हैं, तो भी मतलब सेम रहेंगे। तुम देखोगे कौन कौन बॉयज है तो भी सेम रहेंगे, तो यानी ये वेल डिफाइंड हो गया, तो ये भी सेट है। फिर जो मैं नेचुरल नंबर वाली बात कर रहा था, जैसे मैंने तो 10 से लेस का एग्जांपल लिया था, इन्होंने 100 से लेस का एग्जांपल लिया है, कि 100 से लेस वाले जो तुम्हारे नंबर्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन क्या होगा, वो भी फिक्स है। 1 से लेकर 99 सारे सब यही रहेंगे आंसर, यानी कि सबका सेम आएगा, यानी ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा, यानी सेट है। फिर है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, इसने बोला कलेक्शन मतलब सारों को ले लो। अब उन सब में फिक्स है जो भी उसने नॉवेल्स वगैरह लिखी होंगी, लेट्स से उसने 100 अगर नॉवेल्स लिखी हैं, तो वो 100 नॉवेल्स मैं भी वही बताऊंगा, तुम भी वही बताओगे, सारे वही बताएंगे, तो ये सेट है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लिख देता ना द कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स, जहां पे ये बेस्ट वर्ड इस्तेमाल हो गया, बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड ऐसा करके कुछ बोल दिया ना, वहां पे ओपिनियन आ जाएगा, फिर वो सेट नहीं रहेगा। फिर कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो लेकिन स्टार्ट तो हर कोई वहीं से करेगा ना, 2 4 6 8 करके ऐसे करके जाओगे तुम, तो वो सबके लिए सेम ही रहेंगे, तो यानी कि उसके इसमें हम क्या कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो सेम। ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा, तो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो सेट। ठीक है, अच्छा,
अब कुछ ना जनरल नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं सेट्स चैप्टर के अंदर, जैसे ना अगर मुझे बार बार बोलना है ना नेचुरल नंबर्स हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब अब मैं हर बार लिखता तो नहीं रहूँगा 1 2 3 4 ऐसे करके मैं लिखता थोड़ा ना रहूँगा कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, सीधा बोल दूंगा कि अगर मैंने बोल दिया ना n है तो n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे ही z क्या होगा, वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को बताएगा। q क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। r इज फॉर रियल नंबर्स। z प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब z के आगे प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, z के आगे माइनस लगा दोगे ना, यहाँ पर वैसे इसने लिखा नहीं है z माइनस पर बना सकते हैं हम। z माइनस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। ऐसे ही q प्लस क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो गया। r प्लस क्या हो गया, सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया। तो जिसके आगे प्लस लगा दिया वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस पॉजिटिव वाले नंबर्स कंसीडर करने, नेगेटिव कंसीडर नहीं करने। ठीक है। अच्छा, q प्लस भी बना, q माइनस भी बना सकते हो, ऐसे ही r माइनस भी बना सकते हो। ठीक है। तो वो हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। और r माइनस हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ओके। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर सिंबल है जो हमें अंडरस्टैंड करना है, जो कि है बिलोंग्स टू। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब मीनिंग समझा देता हूँ। अगर मान लो जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक ए सेट है। अच्छा, सेट्स को किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, देखने में कैसे दिखते हैं, ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है अंदर। ठीक है, कुछ भी, लिटरली ट्रिग्नो भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो सेट के अंदर, क्योंकि कलेक्शन है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है, और ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, और अब मैंने ये बोला, अच्छा जो इसके अंदर ये हमने लिखा, इसे, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है, डी एक एलिमेंट है। ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो ये एलिमेंट है ये सेट का पार्ट है। मीनिंग है ये। ठीक है, इसका मीनिंग लिखना है, नोट करना है तो कर लो ऐसे, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब हर बार ये इतना लंबा ना लिखना पड़े इसलिए सिंबॉलिक नोटेशन इस्तेमाल करी जाती है। ऐसे ही बी के लिए अगर बोले तो बी भी बिलोंग करता है, सेम चीज हो जाएगी, बस एलिमेंट ए की जगह एलिमेंट बी बोला जाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं ई, तो क्या ई एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है, नहीं, तो ई सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं ये बोल दूंगा एलिमेंट ई डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है सेट ए। ठीक है, तो जो चीज सेट में है वो बिलोंग्स टू, जो नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, फटाफट देख लेते हैं। एक सेट दिया हुआ है ए 1 से लेके 6 तक, तुम्हें बताना है कि इसमें बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। ठीक है, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो 5 यहां प्रेजेंट है तो यस बिलोंग्स टू, 8 प्रेजेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 0 भी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 4 प्रेजेंट है, ये रहा 4। ठीक है, तो बिलोंग्स टू, 2 भी प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू, 10 प्रेजेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बहुत सिंपल सा ही है ये नोटेशन। तो बोला ही था इस चैप्टर में पूरा रोल सिर्फ नोटेशंस का ही है। ठीक है, मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, नोटेशंस अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सेट देखने में फिलहाल क्या बताया मैंने तुम्हें, ऐसा दिखता है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, रोस्टर फॉर्म वो है जो अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने
ये यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो गए। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा कि ऑल एलिमेंट्स आर रिटन विच सेटिस्फाई द कंडीशन। अब कंडीशन कहां से पता चलेगी? कंडीशन क्वेश्चन बताएगा हमें, पर जो जो चीजें उस चीज को सेटिस्फाई करती हैं वो हम करली ब्रैकेट में लगा के लिख देंगे, कॉमा डाल के लिखेंगे एक तो, ठीक है। सेकंड थिंग, रोस्टर फॉर्म के बारे में ये पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। किसी भी सेट में एलिमेंट एक बार ही आएगा, 2 बार नहीं आ सकता, एक ही बार ही आएगा। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करते सेट में। मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 ये सेट है, या किसी बच्चे ने लिख दिया कि 1 3 2 ये सेट है, दोनों का आंसर सही है, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, दोनों ही सेट ए हैं। चाहे तुम 1 2 3 लिखो, चाहे 1 3 2 लिखो, या 3 2 1 लिखो, कैसे भी लिख लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट एक ही बार लिखा होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा लिखा सेट 1 2 2 3, तो ये गलत है। एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता सेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में ना हमें एक यूनिक कंडीशन लिखनी पड़ती है जो उस एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगी। इसके बारे में ना मैं बाद में बात करूंगा, अभी से ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है। पहले ना रोस्टर फॉर्म से कंफर्टेबल हो जाओ। जब रोस्टर फॉर्म समझ में आ जाएगी ना, तब बस जरा सा ट्विस्ट दूंगा और सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका बताता हूं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू, हमें वैल्यू लिखनी है किसकी? पहले तो ये बताता है किस चीज की वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यूज लिखनी है। फिर डबल डॉट आता है। इस डबल डॉट का मीनिंग होता है सच दैट, मतलब ये अब बताएगा कि कंडीशन क्या है। इसके बाद पता चलेगी कि एक तो एक्स इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एंड कंडीशन दे रहा है -3 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आराम से देख लो, नंबर लाइन पे -3, बीच में कहीं 0 आएगा, फिर यहां पे ऐसे करते करते 7 आएगा। तो मैं -3 से बड़ा चाहिए और 7 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में ही होगा। -3 पे ध्यान देखो, एक चीज और ध्यान से देखना, यहाँ पर ना लेस देन इक्वल टू लिखा है। इक्वल टू मतलब -3 अलाउड है लेना, ठीक है। यहां पर इक्वल टू नहीं लिखा, मतलब 7 अलाउड नहीं है लेना। 7 नहीं ले सकते, 7 से छोटा ही लोगे। यहाँ पे इक्वल टू है, मीन्स -3 से स्टार्ट कर सकते हो तुम। तो मैं -3 से स्टार्ट करूंगा, -3 करली ब्रैकेट में, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बस अब ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना है, मैंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो। इस दैट राइट करने के लिए सिंपल तरीका ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखते हैं। इसमें भी अगेन हमें क्या लिखना है? एक्स की वैल्यूज लिखनी है। पहली चीज ये बताती है कि वैल्यू लिखनी किसकी है। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है डबल डॉट मीन सच दैट। अब कंडीशन पता चलेगी क्या है। एक तो एक्स क्या है? नेचुरल नंबर लेना है, तो यानी 1 से स्टार्ट करना है, 0 नहीं होगा। लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 भी अलाउड नहीं है यानी। तो स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2 3 4 5, दैट्स इट। 6 अलाउड नहीं है तो नहीं लिखा। नेक्स्ट देखो, अगेन एक्स की वैल्यूज लिखनी है। मोस्टली ना एक्स लिया जाता है, पता नहीं मैथ्स में ना थोड़ा है एक्स का ना डोमिनेंस कुछ ज्यादा ही है। हर जगह ना जो कुछ नहीं पता उसे एक्स ही मान लेते हैं। अच्छा, बट कंफ्यूज मत होना। पॉइंट ये है कि ना अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनेगा ना, तो एक्स की जगह कुछ मान लो पी लिख दिया, तो समझ लेना कि पी की वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे हमें एलिमेंट के अंदर। फिर क्या बोला है? सच दैट 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट्स को ऐड करके 8 आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं 1 वाले कौन है, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 अगर एक डिजिट पे है, 10th डिजिट पे है, तो दूसरा मेरे को 7 लेना पड़ेगा, तभी सम 8 आएगा। तो 17 एक हो गया। अच्छा, अगर 17 है तो उल्टा भी कर सकते हैं, 71 भी कर सकते हैं। वो तो रिवर्स कर दोगे तो भी तो 8 ही आएगा ना डिजिट का सम। हमें तो बस सम ऑफ डिजिट 8 चाहिए चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं 2 वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 6 26 ले जाएगा तो भी 8 आएगा। फिर 62 उल्टा कर दो। अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा। 35 कर लो, 3 5 8 हो गया। फिर उल्टा भी कर दो, 53
फिर 44 कर लो, उल्टा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत है, या और कुछ होना चाहिए। एक चीज़ मिस हो गई जो कि यूजुअली प्रॉब्लम होती है, दैट इज 80। 80 भी तो नेचुरल नंबर है, अगर डिजिट्स को ऐड करें तो यही रहेगा, लेकिन 08 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। वो बचपन वाली बात कि ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, आई थिंक इतना तो अब समझ में आता है, ये चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ध्यान रखना, यूजुअली वो 80 मिस हो जाता है कई बार ना, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, जो जिनकी डिजिट्स का सम 8 है। तो मैंने वो सारे नंबर लिख दिए, जो जो मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो लिख दो, बस इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर। तो 60 को कौन कौन डिवाइड करता है? प्राइम नंबर 2 करता है, 3 करता है, 5 करता है। उसके बाद जो नंबर आएंगे आई थिंक वो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो प्राइम होगा, क्योंकि अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना 60 की, यहाँ दिखाता हूँ, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो 60 की तो 230, 215, 3, 5, 3, 5, 1 ये बनेगा। तो 2, 2, 3, 5, तो 2 और 3 और 5 सिर्फ यही प्राइम नंबर्स हैं जो कि डिवाइजर हो सकते हैं 60 के, ठीक है। तो खाली ये आएंगे एलिमेंट्स। बेसिकली ना सेट में ना कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है तुम्हारे फंडामेंटल्स के हिसाब से, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। ई वाला देखो पॉइंट, कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सारे अल्फाबेट्स लिखने हैं इसके, जो भी लेटर्स हैं सारे लिख दो। तो टी लिखा, कट कर दो, आर लिखा, कट कर दो, आई लिखा, कट कर दो, फिर जी, ठीक है, फिर ओ, ओके, फिर एन, ओके, फिर से ओ आ गया। अब ओ एक बार लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे, साथ साथ ही काट दो, ठीक है। फिर एम, तो ठीक है लिख दिया, फिर ई, ओके लिख लो, फिर टी, टी लिख चुके हैं ऑलरेडी तो फिर से नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, एलिमेंट एक ही बार ही लिखना है, ये वो चीज चेक करवा रहा है तुमसे, ठीक है। आर भी लिख चुके हैं हम तो वो भी फिर से नहीं लिखेंगे हम। वाई नहीं लिखा, वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी एनर्जी लिख सकते हो, बट ये कि स्टार्ट तो ऐसे करेंगे ना हम। तो एफ, फिर से वही चीज, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, तो सारे लिख दो। बी है, ई है, टी 2 बार है लेकिन हम तो एक ही बार ही लिखेंगे। ई फिर से आ गया, एक बार लिख चुके फिर नहीं लिखेंगे, और ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ओके। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको ना एक सेकंड रुको, मैं ना अलग से ही नोट करवाता हूँ इसे। देखो अब बताता हूँ सेट बिल्डर क्या है। जो ये क्वेश्चन लिखे हुए थे ना अभी तक, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म थे, ठीक है। मतलब अगर कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से एक्स डबल डॉट और फिर वो कुछ लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है, जिसमें हमें कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, क्वेश्चन हमें दे रखा होगा, एलिमेंट्स हमें दे रखे होंगे, हमें उनमें कुछ पैटर्न ढूंढना है और उस पैटर्न को जस्टिफाई करना है, ठीक है। समझाता हूं कैसे करना है, देखो आराम से। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फिर अपने आप आगे से फिर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें आराम से हो जाएंगे तुमसे, ठीक ठीक है। 3, 6, 9, 12, पहले तो ये दिख रहा है कि 3 की टेबल सी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि ये, मान लो इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ ये सेट है ये, ठीक है। तो ए सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, वो एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सच दैट अब मैं कंडीशन लिखना शुरू करूंगा, साफ साफ दिख रहा है 3 के मल्टीपल है। अगर कोई चीज 3 का मल्टीपल है तो मैं ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल टू 3n लिख दूं, ठीक है। जो ये 3n लिखा है ये बता देता हूं किस हिसाब से लिखा है। जैसे कि अगर मैं 3 लिखना चाहूं तो 3 को 3 इंटू 1,
6 लिखना चाहूँ तो 3 × 2, 9 लिखना चाहूँ तो 3 × 3। तो बेसिकली कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो मैं उसे 3 × समथिंग लिख सकता हूँ। वो समथिंग मैंने n बोल दिया, ठीक है। लेकिन इतना बोलना काफी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेट ना 12 पे रुक रहा है, ठीक है। तो 12 यानी कि 3 × 4, ठीक है। यानी मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यूज है ये किसकी वैल्यू है? ये n की वैल्यू है एक तरह से। ये पता चल रहा है कि n 1 2 3 4 हो सकता है। तो अब मुझे यहां पर साथ में कंस्ट्रेंट डालनी पड़ेगी। कॉमा डाल के डालूं या एंड लेके बोलूं? एंड पहले तो ये बता देता हूं कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और n इज लेस देन इक्वल टू 4। चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा n इज लेस देन 5। लेस देन 5 बोलोगे तो अपने आप ही 4 तक आओगे, लेस देन इक्वल टू 4 बोलोगे तो भी ये आएगा, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 है। देखो यहाँ पे 1 डालोगे तो 3 × 1 3 आएगा, 2 डालोगे तो 6 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 9 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 12 आ जाएगा। और कंडीशन ये कह रही है कि n 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू 4 है। मैं तो प्रेफर करता हूं ये वाला राइट करना, ठीक है। बस इसमें मेरे को इक्वल टू ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले नंबर पर स्विच कर जाओ, तो दोनों ही करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये, मैं ऊपर वाला प्रेफर करता हूँ राइट करना, बाकी सब ऐसे ही लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो एंड ना डाल के कॉमा ही डाल लो, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, या फिर एंड भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट, मान लो इसको बी सेट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो तुम 2 4 8 16, हर बार ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर। पैटर्न तो ये दिख रहा है, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हो गया, 8 का 16, 16 का 32, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो मेरे पास है 2 4 6, सॉरी 6 नहीं है ना, 8 16 32, इसको आई कैन रीराइट दिस एज 2⁻1, इसको 2⁻2 3 4 5। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये पावर चल रही है सिर्फ 2 की, और कुछ नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि बी सेट इज x सच दैट, अब मैं x पे कंडीशन डालूंगा, x इज 2 की पावर n, ठीक है। 2⁻n कर दिया, और n में क्या क्या डालने वाला है? 1 से लेके 5 तक नंबर डालना है। तो सबसे पहले n पे कंडीशन डालो कि n तो पहले नेचुरल नंबर है, फिर डाल दो कि n जो है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 तक ही जाना है, क्योंकि 32 लास्ट है ना इसमें, तो इसलिए 2⁻5 तक ही जाना है। तो इसलिए मैंने n पे कंडीशन डाल दी कि n 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना है वो ऑटोमेटिकली इंश्योर हो गया जब मैंने ये बोल दिया कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और बताऊं, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, n इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मेक श्योर कर रहा है कि 1 से स्टार्ट करना और 1 से बड़ा लेना है, ये मेक श्योर कर रहा है कि 5 या 5 से छोटा लेना है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को ये पसंद नहीं आया तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 2 हो गए, ये हटा देता हूं मैं, ये चलो लिखा रहने। थर्ड इज, अच्छा थर्ड वाले में पैटर्न देख पाओगे वैसे मेरे ख्याल से तुम। अब देखो 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो फिर से वही 5 5 मल्टीप्लाई है, मतलब 5 की पावर चल रही है ये भी। तो थर्ड वाला भी काफी हद तक सेम सा ही हो गया, ठीक है। तो दिखाना आसान है, मैं लिख देता हूँ पहले। थर्ड वाला सी सेट ले लेते हैं उसे, उसमें दिया हुआ था 5 25 125 625। तो फिर से ये वही चल रहा है, 5 की पावर 1, दिस इज 5 की पावर 2, 5⁻3, 5⁻4। तो ये पावर चल रही है, ठीक है। तो फिर से वही लिख लो, अब इसको ऐसे करो कि पहले तो ये बोल दो कि ये वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, फिर एक्स कैसा है? एक्स है 5 की पावर में n होगा। अब मेरे को n पे कंडीशन डालनी है कि n जो है 1 2 3 4, तो वही मैं ऐसे लिखता हूँ सेम पहले पहले जैसे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, अब की बार 4 तक जा रहा है ना, तो 4 पे रुकेंगे, पावर जो है वो 4 तक जा रही है, ठीक है। बस हमें ये पैटर्न देखना होता है 1 2 3 4 कहां बन रहा है, वहां पे हम नेचुरल नंबर का यूज कर लेते हैं, n स्मॉल n लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। यहां पर जब मैंने बोला ना n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n मेक श्योर कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि कैपिटल n बाय डिफॉल्ट है, फिक्स है कि उसे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर किया जाएगा, वो नोटेशन फॉलो होगी, ठीक है। चलो फोर्थ है 2 4 6 डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, ये भी ठीक है। काम करता हूँ, इसको नीचे डाल लेते हैं। चलो फिर से करते हैं, 3 तक हो चुके हैं, फोर्थ करते हैं।
ठीक है, 246 डॉट डॉट डॉट। अब इस डॉट 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 का मीनिंग क्या है कि ये नंबर चलते रहेंगे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये अगर ये जैसे सेट डी मान लेते हैं ऐसे, तो ये क्या है 246, अगला नंबर क्या होगा, गैस कर सकते हो 8 10 12 और ऐसे चलते रहेंगे। बेसिकली ये कौन से नंबर है, ये सारे के सारे इवन नंबर नहीं है। तो इसको लिखने के भी अगेन कई तरीके हो सकते हैं। मैं तुम्हें लैंग्वेज में भी दिखाता हूँ, फिर मैं मैथमेटिकल से भी दिखाता हूँ। एक्स पहले वही ले लेते हैं, एक्स डबल डॉट, डबल डॉट मीन्स सच दैट, अब कंडीशन लिखेंगे एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बस बात खत्म। क्योंकि ये सारे के सारे इवन नंबर है और नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर ले लेंगे तो फिर जीरो भी आ जाएगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे को मेक श्योर करना है कि मैं सिर्फ इवन नंबर नहीं लिख सकता, ये भी समझ लो। अगर मेरे को लैंग्वेज में ऐसे लिखना है तो मेरे को इवन नेचुरल नंबर ही लिखना पड़ेगा। होल नंबर इवन नंबर लिख दिया तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगी कि जीरो ले या ना ले, वो फिर डाउटफुल रहेगा। होल नंबर वैसे ही नहीं लिख सकते, होल नंबर लेते ही जीरो आ जाएगा, तो इसमें तो जीरो है नहीं। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक तरह से इवन नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो अभी हमने 3 का मल्टीपल वाला क्वेश्चन किया था, 3 के मल्टीपल में 3n लिख दिया था, 2 के मल्टीपल में 2n लिख दो। मतलब जिस चीज का भी मल्टीपल है ना, इनटू दैट लिख दो, मतलब इनटू n लिख दो। वो जैसे अगर 5 का मल्टीपल बोलो तो बोल देना 5n है, 7 का मल्टीपल 7n है, ठीक है। तो ये 2n हो गया। अब फिर वही बता दो n क्या है, ये बताना पड़ेगा कि n क्या है। तुम्हें देखो, तुम इसके लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो जब 2n अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो n की वैल्यू पहले 1 लेनी पड़ेगी, तभी नंबर मिलेगा 2, ठीक है। इसको यहां लिखो। फिर n की वैल्यू 2 लोगे तो नंबर मिलेगा 4, n की वैल्यू 3 लोगे तो नंबर मिलेगा 6। ऐसे करते करते कहां तक जाना है, रुकना ही नहीं है। तो यानी n की वैल्यू 1 2 3 लेके ऐसे चलते रहो। तो यानी n बेसिकली क्या हो गया, नेचुरल नंबर ही नहीं हो गए सारे। ये वाला हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करे, तो इसलिए हो सकता है तुम्हें ऊपर वाला बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट ये भी समझ में आना चाहिए। इवन नंबर 2n से रिप्रेजेंट होता है, इसको तो वैसे भी समझ लो, आगे बहुत जगह काम आएगा। इवन नंबर 2n होता है, ऑड नंबर 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इवन में प्लस 1 कर दोगे तो ऑड बन जाता है, ठीक है। और n क्या है, नेचुरल नंबर्स हो गए, 1 2 3 ऐसे करके हो रहा है ना। तो ये पैटर्न देख लो यहाँ पे, n को 1 लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 3 लोगे तो 6 आ जाएगा। तो n स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, चलता रहेगा। तो 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करते करते सारी चीजें होती क्या है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। लास्ट ये भी ठीक है क्वेश्चन, तो 1 4 9 डॉट 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 करके फिर 100 ले गया। अच्छा, इसमें क्या करें, 1 तो चलो ठीक है, 4 और 9 को देख के ये समझ में आना चाहिए कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो अब पैटर्न दिख रहा है मुझे, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो ये ऐसे चलता जा रहा होगा, और ऐसे करते करते 100 मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर्स लिखने, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर इस तरह से लिखें तो लिखेंगे फिर से x सच दैट x इज, मैं लिख दूंगा n स्क्वायर, ठीक है। n क्या है, ये नंबर्स है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके चल रहा है ना। n तो 1 2 3 है ना बेसिकली, n की जगह 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। यानी n कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, और कहां तक लिखना है, 10 तक। तो फिर से वही लिख दो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n को 10 से कम ही रखना है, 10 या 10 से कम रखना है। तो लेस देन इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना ये लेस देन इक्वल टू जरूर लिखना जरूरी है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैटर कर जाती हैं कई बार, ठीक है। कि इक्वल टू नहीं लिखा, या कई बार क्या है ऑप्शंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, मान लो एमसीक्यू फॉर्म में दे दिया ना, तो लेस देन 10 लिखा होगा, एक जगह लेस देन इक्वल टू 10 लिखा होगा, तो जानबूझ के ऑप्शन भी इसके अबाउट खेल लेते हैं कई बार। चलो ये हो गया, ओके। तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक, हमने देख लिया सेट्स, हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म भी देख ली। सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन बनानी पड़ती है, तो थोड़ा सा ना कई बार रिलेट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, पैटर्न जज करना पड़ता है। और बाकी रोस्टर फॉर्म तो बढ़िया सबसे, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन वो देगा, हमें तो बस चेक करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में फिर बस इतना ही करते हैं, रेस्ट विल कंटिन्यू, ठीक है। ओके, सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।